अरे सरला, कौन सी माँ ऐसा करती है? जीते जी अपने जवान बेटे की तेरहवीं कर दी तुमने। हाँ चाची, कर दी। माँ होने का ये मतलब नहीं कि बेटे के हर पाप को सहूं। और वैसे भी आप सब लोग तो सब कुछ जानते हैं। इसके बावजूद भी जब वो जानवर बनता है, तब तो आप लोगों में से किसी ने भी उसे एक बार भी नहीं समझाया। और आज जब मैं उसे इस घर से, अपनी जिंदगी से, अपनी बहू की जिंदगी से निकाल रही हूं, उसकी तेरहवीं कर रही हूं। शाम के 7 बजे थे। मोहल्ले में चारों ओर दिए की रोशनी झिलमिला रही थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां बस रोशनी थी, रोशनी में सजी झूठी हंसी। पर घर के अंदर अंधेरे में डूबी एक औरत, कविता। ससुराल आए उसे 3 साल हो गए थे, पर आज तक उसे इंसान समझा ही नहीं गया। कविता एक पढ़ी लिखी, सरल और भावुक लड़की थी। उसके पिता स्कूल में मास्टर थे, माँ एक साधारण सी गृहिणी थी। उन्होंने बेटी की शादी बड़े ही शौक से सरला देवी के बेटे आदित्य से की थी, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। हैंडसम और समझदार माना जाता था। शादी के बाद पहले कुछ महीने तो बहुत अच्छे से बीते, पर जैसे जैसे वक्त बीता, आदित्य का असली चेहरा सामने आने लगा। उसका गुस्सा छोटी छोटी बातों पर कविता पर फूटता। कभी सब्जी में नमक कम हुआ तो भी आदित्य कविता पर चिल्ला पड़ता। कविता, अंधी हो क्या? सब्जी में ढंग से नमक डालने भी नहीं आता तुम्हें? बिना नमक के सब्जी में कोई स्वाद नहीं रह जाता। तो कभी कपड़े ठीक से प्रेस नहीं हो तो भी चिल्ला पड़ता। कविता, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे ऑफिस में लोग हंसते हैं तुम पर। कहते हैं कि कैसी जाहिल बीवी तेरे पल्ले पड़ी है। उसे कुछ आता भी है या नहीं? आदित्य की बातें सुनकर भी कविता चुप रहती, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो बिना मतलब की बात और बढ़ जाएगी। और तो और, आज जब आदित्य ने पहली बार कविता पर हाथ उठाया, उस टाइम भी कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसने ये सोचा कि हो सकता है मेरी गलती हो। मैं समय के साथ खुद को बदल नहीं पा रही, आदित्य के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पा रही। लेकिन उधर आदित्य कविता की सोच के विपरीत हर दिन कुछ नया ढूंढता, कविता को नीचा दिखाने और पीटने का। और सरला जी रोज रोज बहू बेटे की लड़ाई देख देख मन महसूस कर रह जाती। सरला जी एक समय में बहुत ही मजबूत खुददार महिला थी, पर उम्र के साथ कुछ डर, कुछ समाज का दबाव और कुछ बेटे के प्यार की लालसा उन्हें चुप रहने को मजबूर करता गया। वो रोज देखती कि बहू के चेहरे पर चोट के निशान है, हाथ में सूजन है, आंखों में डर है, फिर भी कुछ कह नहीं पाती। लेकिन कभी कभी पूछती, बहू ये क्या हुआ? तो कविता बस झूठी हंसी के साथ कहती, कुछ नहीं माँ जी, सीढ़ियों से गिर गई। सरला देवी अच्छी तरह से जानती थी कि बहू झूठ बोल रही है। वो उन्हें कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन कविता सरला जी को कुछ बताए या ना बताए, सरला जी उसके मन की हालत बहुत ही अच्छी तरह से समझ रही थी। एक दिन जब सरला जी ने देखा कि आदित्य कविता का बाल पकड़ खींचते हुए उसे घसीट के कमरे में ले जा रहा है, तो उनके बर्दाश्त के बाहर हुआ और वो वहीं से चिल्ला पड़ी, बस कर राक्षस, पत्नी को जानवर समझा है क्या? तो आदित्य ने भी तुरंत ही पलटकर मां को डांट दिया, मां, आप बीच में मत आइए, ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है। आपको क्या पता ये औरत इसी लायक है। आदित्य ने इतना तेज और इतने गुस्से में कहा कि सरला जी डर कर चुप हो गई। एक नजर उन्होंने कविता पर डाली, जो आंखों में आंसू लिए लगातार उन्हें देखे जा रही थी। बहू की ऐसी हालत देख सरला जी को खुद पर ही शर्म आ रही थी। उस दिन उनकी आंखों में जो शर्म थी,
वो पूरी रात उन्हें सोने नहीं दे रही थी। सरला जी बार बार आदित्य को समझाती, बहुत प्रयास किया उन्होंने कि आदित्य सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन उनकी सारी मेहनत बेकार गई। एक दिन सरला जी की नींद रात के 2 बजे एक आहट से खुली तो उन्होंने देखा कि कविता बालकनी में अकेली बैठी थी। हाथ में एक तस्वीर थी और आंखों में अश्रु धारा बह रही थी। सरला जी कविता के पास जाकर बोली, क्या हुआ बहू? इस बार कविता खुद को रोक नहीं पाई और वो फपक कर रो पड़ी। माँ जी, क्या एक औरत की कोई इज्जत नहीं होती है? मैं हर रोज मरती हूँ आपके बेटे के हाथों, लेकिन आज उसने मेरे पेट पर लात मारा। माँ बनना चाहती थी मैं, लेकिन शायद अब कभी भी ना बन सकूं। कहते हुए कविता फिर से रो पड़ी। बहू की बात सुन सरला जी के कानों में आग सी भर गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, इतना नीचे गिर गया है मेरा बेटा? फिलहाल तो उन्होंने कविता को शांत कराया और अपने पास लेकर सुलाने आई। उस रात सरला जी की आंख नहीं लगी। उन्होंने बहुत सोचा, खुद को बहुत समझाया और आखिरकार रोते हुए मजबूरी में एक फैसला ले ही लिया। अब बहू को बचाना है, चाहे बेटा है क्यों ना खो जाए। अगली सुबह सरला जी ने पूजा की थाली सजाई, फूल, दीपक और एक फोटो आदित्य की। ये सब देख कविता चौंक गई। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? तो सरला जी ने बड़े ही मजबूती से कहा, आज मैं अपने जिंदा बेटे की 13वीं कर रही हूं। जो इंसान एक औरत को रोज रोज मारता है वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। कहते हुए उन्होंने आदित्य के कपड़े, किताबें, गिफ्ट, तस्वीरें सब कुछ घर के मंदिर के कोने में एक बक्से में रखवा दिया और साफ साफ बोली कि अब मेरा बेटा मेरे लिए मर गया है। आज से इस घर में, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से राक्षस बन चुका है। जब कभी भविष्य में वो इंसान बनकर लौटेगा, तभी इस घर के दरवाजे उसके लिए खुलेंगे। पूरा मोहल्ला सरला जी की हिम्मत को देखकर सन्न था। सब लोगों ने सरला जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरला जी अपनी बात पर अडिग रही और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। पड़ोस की चाची ने कहा, अरे सरला, कौन सी माँ ऐसा करती है? जीते जी अपने बेटे की 13वीं कर दी तुमने? हाँ चाची, कर दी। माँ होने का मतलब ये नहीं कि बेटे को हर पाप को सहूं। जो औरत मेरी बहू है वो भी किसी माँ की बेटी है। अगर मैं चुप रही तो उस माँ के आंसू मेरे गले पड़ेंगे। और वैसे भी आप सब लोग तो सब कुछ जानते हैं। जब वो जानवरों की तरह इस घर में अत्याचार कर रहा था, तब तो आप लोगों में से किसी ने भी उसे एक बार नहीं समझाया। और आज जब मैं उसे अपनी जिंदगी से, इस घर से बाहर निकाल दी, तो सब लोग मुझे समाज का पाठ पढ़ाने आ गए। सरला जी के तर्क के आगे कोई बोल ही नहीं सका। इधर आदित्य कुछ दिनों तक तो बड़े ही अहंकार में रहा कि मेरे बिना ये लोग रह नहीं पाएंगे, सामने से खुद चलकर मुझे बुलाने आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब बात फैलने लगी तो सब लोग उससे किनारा करने लगे, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे ऑफिस तक के लोग हों। सबकी नजरों में आदित्य अब एक इंसान ना होकर एक दरिंदा बन चुका था। धीरे धीरे घर से गए हुए उसे 1 महीना हो गया। अब उसका घमंड भी टूट चुका था, क्योंकि कोई उसे पलटकर बुलाने ही नहीं आया। घर से अलग होने पर उसका घर का स्वाद, सुकून, नींद, चैन सब चला गया। माँ का साथ भी नहीं रहा। धीरे धीरे उसे अकेलेपन की सजा मिलने लगी। अब उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से, समाज से दूर रहकर भी इंसान कब तक अकेली जिंदगी जी सकता है? कभी ना कभी तो उसे घर की याद आएगी ही आएगी। वही हाल आदित्य का था।
वो बार बार सरला जी को कॉल करता, पर सरला जी उसे कोई जवाब नहीं देती। एक दिन आदित्य बुरी तरह से बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो घर पर खबर भी भिजवाया, लेकिन वहां से कोई भी उसकी सेवा करने नहीं आया। तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे मैंने सबसे कमजोर समझा, जानवरों की तरह मारता था, पीटता था, उसके हर काम में कमियां निकालता था, वही मेरे जीवन का आधार थी, कविता। और जिसे मैंने बुरी तरह डांटा, वो मेरी माँ थी। आज अगर उन दोनों के साथ सही व्यवहार किया होता, तो वो दोनों पागलों की तरह मेरे आगे पीछे मेरी सेवा करती। लेकिन मेरी हरकतों की वजह से तंग आकर उन दोनों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। क्या मैं इतना गिरा हुआ हो गया हूं उनकी नजरों में? ऐसे तो अगर मेरी सच में जान चली जाए, तो मैं ऐसे लावारिस की तरह सड़ता रह जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे अपनी ऐसी दुर्गति नहीं करवानी है। जब आदित्य बुरी तरह से बीमार पड़ा और कोई उसे एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं रहा, तब जाकर उसे पत्नी और माँ की अहमियत पता चली। अस्पताल से छूटने के बाद वो सीधा घर पहुंचा। सरला जी ने दरवाजा खोला तो वो सरला जी के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, माँ मुझे माफ कर दो, मैं हैवान बन गया था। चाहे मुझे कोई और सजा दे दो, लेकिन खुद से इस घर से दूर मत करो। मैं तुम्हारी बहू से भी माफी मांगूंगा, उसके पैरों पर गिर जाऊंगा। माँ प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। सरला जी ने ध्यान से आदित्य को देखा। काफी कमजोर सा हो गया था, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे हो गए थे, चेहरा मुरझा गया था, बरसों का बीमार लग रहा था। बेटे की हालत देख सरला जी अंदर ही अंदर कांप गई। फिर उन्होंने कविता की ओर देखा, जो वहीं पास में खड़ी आंखों में आंसू लिए आदित्य को देखे जा रही थी। शायद आदित्य की हालत पर रो रही थी। तब तक आदित्य कविता के पास गया और घुटनों के बल बैठ दोनों हाथ जोड़ उससे माफी मांगते हुए बोला, कविता प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन बस एक मौका दे दो। कविता को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने सरला जी की ओर देखा। शायद उसकी आंखों को सरला जी ने पढ़ लिया और आदित्य से बोली, ठीक है, माफ कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर फिर से दोबारा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की, तो इस बार तुम्हें घर से ही नहीं, इस दुनिया से भी उठाने में मुझे संकोच नहीं होगा। फिलहाल तो आदित्य घर वापस आ गया था। इस बार आदित्य बिल्कुल वैसा ही आदित्य था जैसा कविता ने सोचा था। बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद एक बार फिर से कविता मुस्कुराई, और इस बार उसकी मुस्कुराहट में डर नहीं, आत्मविश्वास था।